चलिए इस समय आपको लिए चलते हैं। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनको हमारी बहन जिसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, आज सभी चैनल भी दिखा रहे थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो वीर थी। उसने अपनी अस्मिता को बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन ममता बनर्जी का कानून का डंडा नदारद था। ममता बनर्जी दोषियों के साथ खड़ी थी और मैंने जब कहा था इंसाफ पीड़िता मृतक परिवार को, इस्तीफा ममता बनर्जी का, और इकबाल कहा था, इकबाल वर्दी का, जिसको नष्ट करने वाली ममता द डिस्ट्रॉयर फिर से हैं। जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं और बड़ी जिम्मेदारी से एक नागरिक होने के नाते, हमारी बहन का भाई होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते और एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते यह सवाल मैं पूछता हूं। यह सवाल मेरे मुख से पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये पश्चिम बंगाल की जनता के सवाल हैं। ममता बनर्जी जी, सवाल नंबर 1 आपसे पूछा जाएगा, क्यों आपको कहा जा रहा है डिस्ट्रॉयर ऑफ एविडेंस? हम सब जानते हैं कि जब कोई अपराध घटित होता है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहले 48 घंटे, जिसको कहा जाता है गोल्डन 48 आवर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आप प्रमाण इकट्ठे करते हैं, साक्ष्य इकट्ठे करते हैं, और अगर रेप केस है, मर्डर है, तो जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो दरिंदे हैं, उनके हेयर स्ट्रैंड, बाल हो सकते हैं, सीमेन हो सकता है, और भी तथ्य इकट्ठे किए जा सकते हैं। लेकिन देरी का मतलब यह होता है कि प्रोसिक्यूशन, जो कि उस वक्त ममता बनर्जी, क्योंकि गृह मंत्री थी, पुलिस उनकी थी, उनके तत्वाधान में था, उसको कमजोर करने का प्रयास। तो पहला सवाल यह है, ममता बनर्जी, आपका मुझे वक्तव्य याद है, आपने कहा कुछ दिन बाद सीबीआई को मैं जांच ट्रांसफर कर दूंगी अगर मगर। जब ये जघन्य अपराध होने के बाद खबर आती है, त्वरित कार्रवाई करते हुए आपने तुरंत सीबीआई को यह इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर क्यों नहीं करी? यह पहला सवाल है। और हम सबको पता है लापरवाही ऐसी वैसी नहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जांच ट्रांसफर करने के आदेश दिए और उसके बाद जांच ट्रांसफर हुई। तो यहां पे ममता द डिस्ट्रॉयर ने जांच जो है वो ट्रांसफर भी नहीं करी। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल की पुलिस आपके इशारे पर, आपके आदेश पर, जो मृतक पीड़िता का परिवार था उससे झूठ क्यों बोल रही थी? और मैं आपको 2 प्रमाण देता हूं। पहला, कलकत्ता हाईकोर्ट का जो आदेश आया है विवेचना ट्रांसफर करते हुए, उसमें यह बात स्पष्ट लिखी है। और दूसरा प्रमाण यह है, यह कल का वक्तव्य है मृतक पीड़िता की मां का। और क्या कहा है सुनिए इसे, और इसीलिए कह रहे हैं ममता द डिस्ट्रॉयर ऑफ एविडेंस। पहले एक फोन आता है अस्पताल से तो बताया जाता है कि आपकी बेटी बीमार है, वर्जन नंबर 1। फिर उसके बाद फोन काट दिया जाता है, मृतक पीड़िता का परिवार दोबारा फोन घुमाता है
और उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, और यही कलकत्ता हाईकोर्ट के जजमेंट में भी लिखा है। इसके बाद परिवार अस्पताल पहुंचता है और 4 घंटे तक, करीब करीब जो पहला कॉल आया था उसके 4 घंटे तक, 3 घंटे इंतजार कराने के बाद उन्हें अपनी बेटी का जो पार्थिव शरीर है वो भी नहीं देखने को दिया जाता है। ऐसा क्यों है? ये जो 3-4 घंटे थे, इसमें कौन से प्रमाण जो है वो नष्ट किए जा रहे थे, ये पूछा जाएगा। और मैं एक वाक्य पढ़ दूं जो उनका वक्तव्य है। हमें शुक्रवार को सुबह 10:53 बजे ये फोन आया। जब हम वहां पहुंचे अस्पताल तो हमें उसे देखने को नहीं दिया गया, हमें उसे 3 बजे देखने दिया गया। और उसके बाद जो वर्णन है, क्योंकि हमारी बहन की अस्मिता का सवाल है, वो मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूं। और नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि ये दरिंदगी का प्रमाण है और कोई भाई ये शब्द नहीं पढ़ सकता है। पीड़ा जरूर है, लेकिन वो शब्द और वो वाक्य मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन इसके बाद क्यों एविडेंस डिस्ट्रॉय किया? तीसरा मुख्य बिंदु यह है कि जिस प्रिंसिपल को सस्पेंड करके एक्सपेल करना चाहिए था, उसको 12 घंटे में कलकत्ता में ही पुनः पोस्ट किया जाता है और फिर से फटकार लगाता है कलकत्ता हाईकोर्ट। चौथी बड़ी बात जिस पे ध्यान देने वाली है, और ये मृतक पीड़िता का परिवार कह रहा है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक दरिंदे का कृत्य नहीं है, इसमें कई लोग शामिल हैं। लेकिन जब तक ये विवेचना कलकत्ता पुलिस के पास थी, करीब 5 से 6 दिन, गैंग रेप इस एस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट नहीं किया उन्होंने। और इसकी वजह क्या है ये भी स्पष्ट कर दें। इसकी वजह यह है, अरेस्ट हुई एक, अगर गैंग रेप होगा तो अरेस्ट होंगी और भी, जरूरी है, अनिवार्य है, और अरेस्ट ये करना नहीं चाहते थे। और इसीलिए गैंग रेप की पॉसिबिलिटी को भी इन्होंने इन्वेस्टिगेट करना उचित नहीं समझा है। एक बड़ा सवाल और आएगा, जब बलात्कार के बाद हत्या कर दी जाती है तो पोस्टमार्टम बहुत ही क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस है। पोस्टमार्टम जो है, कलकत्ता में कई अस्पताल हैं, सरकारी भी हैं, किसी और अस्पताल में नहीं कराया गया कि एक न्यूट्रल टीम डॉक्टर्स की पोस्टमार्टम करे। आनन फानन में, जल्दबाजी में वहीं पे कराया गया। उस वक्त प्रिंसिपल कौन था? वही व्यक्ति था जिसने एफआईआर करना भी उचित नहीं समझा और कहा अननेचुरल डेथ है। उसी की देखरेख में पोस्टमार्टम होता है और बहुत पीड़ा से, मर्यादा बनाए रखते हुए, ज्यादा तथ्यों में ना जाते हुए, एक बात जरूर उजागर करूंगा क्योंकि इसका असर होगा। 15 इंजरी मार्क्स मिले मृतक के शरीर से। इसका मतलब इन ऑल प्रोबेबिलिटी द पॉसिबिलिटी ऑफ अ गैंग रेप हैज टू बी एक्सप्लोर्ड। एंड 2, 150 ml सीमेन मिलता है जो ट्रांसवेजाइनल कैनाल था जो मृतक है उसका, 150 ml। अगेन पॉइंट्स आउट
टुवर्ड्स अ गैंग रेप। अब ये सारी बातें जो मैंने कही, इसके बाद एक ही निष्कर्ष निकलेगा, और वो निष्कर्ष जो निकलेगा वो ये है कि ममता बनर्जी ने संविधान को तार-तार करते हुए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, बल्कि जो एविडेंस था उसको डिस्ट्रॉय करवाया, और यह चिंताजनक है। और इसी कड़ी में एक बात और उठा दी जानी चाहिए। आप ममता द डिस्ट्रॉयर, निर्ममता बनर्जी की बेहूदगी और बेशर्मी देखिए। एक मार्च निकालती हैं ये देखिए, एक तस्वीर है, पूरे देश ने देखी और शर्मसार हुआ देश। ये मार्च किसके खिलाफ निकाल रही हैं? There is no law and order in West Bengal, and there is a complete disorder inside Mamata Banerjee's head. एक मुख्यमंत्री जिसकी ये जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था बना के रखें, वो हमारी बहन को बचा नहीं पाई, दरिंदों को पकड़वा नहीं पाई, और उसके बाद एक मार्च निकालती हैं बेहूदगी का, बेशर्मी का। मैं बेशरम ममता बनर्जी हूं, मुझे शर्म नहीं आती है। सवाल पूछा जाएगा कि अगर आप ये मार्च निकाल रही हैं तो ये तो प्रमाण है कि आपको इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए। आप मान रही हैं कि आप विफल रही हैं और कानून व्यवस्था खत्म हो गई है पश्चिम बंगाल में। और ये तब है, बड़ी जिम्मेदारी से आपको यह भी बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः इस दरिंदगी का संज्ञान लेते हुए इस मामले को कल सुनवाई के लिए लगाया है। आप देखिए, संवैधानिक जो हमारी संस्थाएं हैं या विधिक संस्थाएं हैं, सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान ले रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बारे में मैंने आपको बताया ही है, और ऑनरेबल गवर्नर ने जो बयान दिया है वो चिंताजनक है। The governor of West Bengal has said that it seems women in West Bengal are not safe. और ये तब है जब एक महिला मुख्यमंत्री है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उन्होंने नोटिस जारी किया है, लेकिन बेशर्मी की हद यह है कि मैं कुर्सी से चिपकी रहूंगी, इस्तीफा नहीं दूंगी, चाहे मैं पश्चिम बंगाल चला पाऊं, जनता की सेवा कर पाऊं, महिलाओं को सुरक्षित कर पाऊं या नहीं, मैं कुर्सी के साथ बनी रहूंगी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं। जब ऐसा जघन्य अपराध हो और जो विपक्षी दल हैं वो ओछी, घटिया, हल्की और सस्ती राजनीति करने लगे, तो जनता इनको माफ करेगी नहीं। और मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले राहुल गांधी, आरजी डज नॉट स्टैंड फॉर राहुल गांधी एनीमोर, इट स्टैंड्स फॉर राजनीतिक गिद्ध। ही इज अ पॉलिटिकल वल्चर, and I'll tell you why, Rahul Gandhi, you put the entire country to shame. First by your deafening silence, and after that by an absurd tweet to indulge in vulture politics. इस जघन्य अपराध के 6 दिन बाद राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ी, लेकिन उनका एक ट्वीट जो आया उसमें उनको, ये जो राजनीतिक गिद्ध है आरजी, इनकी उड़ान में इन्होंने पहले ये देखा कि अगर मैं ट्वीट कर रहा हूं तो मैं भाजपा शासित राज्यों की महिलाओं के बारे में ट्वीट करता हूं,
क्योंकि अगर गैर भाजपा शासित राज्य हैं और उनकी अस्मिता को ठेस लगती है तो वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कुछ वोट वहां से मिल जाएं। ये है राजनीतिक गिद्ध आरजी राहुल गांधी। और वो कहते हैं, एक वाक्य पढ़ देता हूं, हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे। लेकिन राहुल गांधी जी, मैं ओछी घटिया राजनीति नहीं करूंगा, केवल एक बात कहूंगा, ये जो इंडी अलायंस शासित राज्य है इस पर आपने कोई टिप्पणी नहीं करी, और कांग्रेस शासित राज्य भी है, लेकिन अभी मैंने कहा बड़ी जिम्मेदारी से मैं ओछी घटिया राजनीति आपकी तरह करने में सक्षम नहीं हूं, इसलिए इस मुद्दे को मैं हल्का नहीं बनाऊंगा। लेकिन जहां आरजी, वहां पे पीवीजी भी थी। पीवीजी राजनीतिक गिद्ध के भी आगे निकल गई। उनका एक ट्वीट मेरे हाथ में है। उन्होंने कहा है, कोलकाता, बिहार, उत्तराखंड और यूपी में महिलाओं के साथ हुई क्रूरताओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आप ध्यान दीजिएगा, फिर से वही ओछी घटिया राजनीति, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन दिखावा भी करूंगी लड़ने का तो भाजपा शासित प्रदेश हो या मजबूरी ऐसी हो कि जो मुंह में दही जमी है उसको हटाकर बोलना पड़े, तो मजबूरन ये 16 अगस्त का इनका जो है वक्तव्य है। इसके साथ अखिलेश यादव, ये डीएनए वाले हैं, ये बताते हैं कि डीएनए टेस्ट करो, ये विक्टिम शेमिंग करते हैं, पीड़िता को शर्मसार करो। आरोपी है तो वो तो सपा में ही होगा, उसको तो बचाना है, चाहे वो मोहित खान हो, चाहे वो नवाब सिंह यादव हो। तो ये विक्टिम शेमिंग में विश्वास रखते हैं और इसीलिए जनता ने इनको लताड़ा था। ये सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जनता इनको ऐसा सबक सिखाएगी कि ये भूल जाएंगे कि इनके मुंह से डीएनए टेस्ट और डीएनए टेस्ट करो, इस तरह के गैर मर्यादा वाले बयान निकले। इसके बाद एक और चिंताजनक ट्वीट किया जाता है, ये वक्तव्य का ट्वीट है।